जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार गुरुजी वर्ड विद कॉम्पिटिटर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच यूपी टेट सी टेट से संबंधित बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर लेके प्रस्तुत हूं। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। हम बात करते हैं अधिगम क्या होता है। दोस्तों अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग करते हैं और हिंदी में इसे सीखना कहते हैं। दोस्तों अधिगम हमारे जीवन की वह प्रक्रिया है। दोस्तों हमारे जीवन की वह प्रक्रिया है जब हमारा जीवन शुरुआत होता है अर्थात माँ के गर्भ से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलने वाली एक प्रक्रिया है और समय समय पर हम इसमें तरह तरह के अधिगम करते रहते हैं। दोस्तों और जब हम बालक गर्भाशय में होता है तो वह अपने वजूद के लिए माँ के शरीर से अपना उसे पोषण लेता है और कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रक्रियाएँ करता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ सीखता रहता है। दोस्तों वहाँ से वो प्रक्रिया शुरू होकर के जब वह इस दुनिया में आता है, संसार में आता है दोस्तों, तो वह एक कोरे कागज़ के समान होता है। उसको कुछ नहीं ज्ञान होता कि यह संसार क्या है और यह दुनिया क्या है। दोस्तों उसी समय से हमारे सामाजिक जीवन में वह प्रवेश करता है और अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के साथ वह धीरे धीरे समय बिताता है और उनके संपर्क में आकर के धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। वह गर्भावस्था से लेकर के सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था तक जाता है दोस्तों, और वह समय के अनुसार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वह अपनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से समय समय पे अधिगम कुछ ना कुछ उसकी आवश्यकता के अनुसार वह सीखता रहता है दोस्तों। तो अर्थात अधिगम जीवन भर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। दोस्तों आइए चलते हैं हम सीखने किसी क्रिया स्थिति के प्रति सक्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, इनको हम बेसिक नामों से जानते हैं। दोस्तों स्थिति के प्रति सक्रिया या प्रक्रिया, किसी स्थिति के प्रति क्या क्या प्रक्रिया है, क्या अनुक्रिया है। सीखना किसी क्रिया, सीखना एक क्रिया है। दोस्तों चलिए इसको हम देखते हैं। कुछ हमारे शिक्षाविद हैं और हमारे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अपने समय में अपने हिसाब से परिभाषाएं दी है, इसको परिभाषित करने की कोशिश की है। दोस्तों सबसे पहले इसमें नाम आता है हमारे स्किनर साहब का। स्किनर साहब कहते हैं सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। अर्थात सीखना, जो हमने सीखा है, जो हमारा व्यवहार है, उसे उन्नत बनाने के लिए और उसे आगे हमें अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आगे हमें क्या सीखना है, हम किस मोड़ पे आके विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार जो हमने पहले सीखा है उसमें उत्तरोत्तर सामंजस्यपूर्ण प्रक्रिया को आगे उसको और उसका अधिगम को आगे सुचारू रूप से बढ़ाना ही क्या कहलाता है दोस्तों, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। दोस्तों हमारे स्किनर साहब कहते हैं, हमारे बुद्धवर्थ साहब कहते हैं नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया या सीखना की प्रक्रिया ही अधिगम है। दोस्तों वह कहते हैं हम जब बालक जन्म लेता है अर्थात जब बालक माँ के कोख से बाहर आता है तो वह कोरे कागज़ के समान होता है, तो वह नवीन परिवेश में आता है अर्थात नवीन समाज में आता है। दोस्तों जब नवीन समाज में आता है वह नवीन समाज में नई प्रक्रियाओं को सीखता है, नई चीज़ों, नए लोगों से मिलता है, नई चीज़ें सीखता है। जब छोटा होता है तो वह भूख लगती है तो उसे पहले कुछ दिनों तक तो वह केवल रोता है और प्रक्रिया नहीं समझ पाता कि मुझे भूख लगी है तो मैं केवल रोऊंगा। उसका हंसना रोना कुछ नहीं समझ में आता दोस्तों। वह केवल आवाज़ हंसता भी है तो वह केवल रोता है, मतलब कि वो आवाज़ निकालता है, वो हंसने और रोने में अंतर नहीं समझता। अर्थात वह हमारे जो भाव हैं, प्रतिक्रियाएँ हैं, उनको वह नहीं समझता। धीरे धीरे वह हमारे परिवेश में आता है और हमसे संपर्क में करता है तो वह नई चीज़ें सीखता है, हंसना सीखता है, रोना सीखता है। किसी चीज़ के लिए जब 6 महीने का हो जाता है किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो अगर वह उसे चीज़ चाहिए तो उसके लिए रोता है दोस्तों। और अगर उसे आनंद मिलता है, जैसे माँ ने उसको दूध पिलाया, उसको और किसी ने उसको मुस्कुरा करके देखा, हाय हेलो किया और उसको हंसाने की कोशिश की तो बच्चा हंसता भी है, तो वो नवीन चीज़ों को धीरे धीरे वह जब बड़ा होता है तो इन प्रक्रियाओं को जब प्रोसेस बाई प्रोसेस चलती रहती हैं गर्भावस्था से लेकर के सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था दोस्तों, और वह समय समय पे चीज़ों को अपने वातावरण के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार वह सीखता है तो नवीन चीज़ों को सीखता है। इसी प्रोसेस को बुद्धवर्थ साहब ने क्या कहा है दोस्तों, अधिगम कहा है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं। गेश एवं अन्न के अनुसार गेश साहब कहते हैं
सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना दोस्तों, भुजबल साहब ने जो कहा, नवीन परिस्थितियों में नवीन ज्ञान का, नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करना ही आपका क्या है, सीखना कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और यहाँ पे इन्होंने गेट्स एवं अन्य साहब ने कहा है, इन्होंने कहा है सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा, अर्थात जो हम सीख रहे हैं, हम जब बचपन में जन्म लिया बालक ने, बच्चे जो चलना सीखना है तो उसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसके घर के भाई बहन, जो उसके बड़े भाई बहन हैं, अगर उससे बड़े हैं तो वो सिखाते हैं, अदरवाइज माता पिता हो गए, उसके मामा हो गए, मामी हो गए, और उसके जो सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं उसको प्यार और दुलार से वो चीज़ें सिखाते हैं, जिससे कि वह उन चीज़ों को सीखता है और उसके लिए प्रशिक्षण देते हैं, उसको बार बार उसी चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं और प्रोसेस बाय प्रोसेस उसको वो चीज़ें सीख लेता है। दोस्तों, वो यह हमारे गेट साहब की परिभाषा है कि वह प्रशिक्षण ले दिया जाता है और तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है और वह उसको अनुभव प्राप्त करके अपने व्यवहार में एक पर्टिकुलर परिवर्तन ले आकर के उन चीज़ों में माहिर हो जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार क्रो साहब कहते हैं, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिव्यक्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों अर्थात व्यवहार में आया व्यवहार के कारण परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ये हमारे कौन कहते हैं, स्किनर साहब कहते हैं। तो अर्थात सीखना तो वह जब व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो जब हम उसमें निपुण हो जाते हैं तो हमारी आदत बन जाता है, अर्थात वो हमारी आदत जब बन गया, हमारी अभिव्यक्ति में, हमारे एटीट्यूड में आ गया, दोस्तों, हमारे जीवन में वह उतर गया, अर्थात वो हमारी जीवन शैली का एक पार्ट बन गया है। दोस्तों, तो वह क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। दोस्तों, अधिगम जब अधिगम अच्छे परिपक्व परिस्थिति में आ जाता है तो उसे हम अनुभव कहने लगते हैं। दोस्तों, अनुभव मतलब कि किसी चीज़ के लिए बार बार उसी चीज़ को करना और उसमें इतना परिपक्व हो जाना कि उसको आप बिना गलती किए हुए और आसानी से उसे कर सकते हैं। दोस्तों, आते हैं, ये बेसिक हमारी डेफिनेशन थी अधिगम की। अब हम देखते हैं अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं। दोस्तों, अधिगम उनको देख लेते हैं। अधिगम की विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दोस्तों, अधिगम क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने बताया आपको, अधिगम जब बालक जन्म लेता है तो वह कोरे कागज़ के समान होता है और वह उस कोरे कागज़ में जो उसके परिवार से, उसकी माता से, उसके पिता से लोग लिखना शुरू करते हैं, अर्थात उसको जो सिखाना शुरू करते हैं, तो वह अपनी जीवन शैली में उनको धीरे धीरे ढालना शुरू करता है और जीवन के पहलुओं को बार बार उनसे रूबरू होता है और नई नई चीज़ें समय के अनुसार वह सीखता है। दोस्तों, तो यह जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से गुजर करके वह जीवन पर्यंत, जब बुढ़ापे में भी आते हैं तो हम कुछ ना कुछ अनुभव समय के अनुसार सीखते रहते हैं। यह प्रोसेस ही जीवन पर्यंत चलता रहता है। दोस्तों, अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। दोस्तों, अधिगम का एक प्रोसेस होता है। दोस्तों, एक उद्देश्य होता है उसका कि हमें यह काम क्यों सीखना है। बच्चा चलना सीखता है तो उसका उद्देश्य है कि वह हमेशा घुटनों के बल नहीं चल पाएगा, अगर वह, क्योंकि वह हमारा जो व्यवहारिक नेचर है, जो हमारी क्वालिटी है, एक ह्यूमन की क्वालिटी है कि वो दो पैरों में चल करके अपने कामों को करता है, अपना जीवन अपने दो स्तंभों में खड़ा होकर के करता है। दोस्तों, किसी भी कार्य को वह दो पाद वाला इंसान है, दो पैर होते हैं उसके, वो उसको साबित करने के लिए वो चलना सीखता है और अपने काम को सुचारू रूप से करता है। तो वो उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया में उसका एक एग्जाम्पल लिया। दोस्तों, आप कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कार्य करने सीखने जाते हैं, आप टाइपिंग सीखते हैं, आप कंप्यूटर सीखते हैं, आप कोई भी ड्राइविंग गाड़ी सीखते हैं, बाइक हो जाए चाहे मोटरसाइकिल हो, बाइक हो या मोटरसाइकिल हो, चाहे आपकी कार हो, चाहे दोस्तों ट्रक हो, चाहे ट्रैक्टर हो, उसका एक प्रोसेस होता है और उसका उद्देश्य होता है कि आप क्यों सीख रहे हैं, कि अपने जीवन को सुगम रूप से चला सकें। दोस्तों, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। हमारे स्किनर साहब कहते हैं, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया उत्तरोत्तर परिवर्तन ही होता है। वो क्या कहता है, व्यवहार वही अधिगम कहलाता है। तो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा समय के अनुसार, जब बच्चा छोटा होता है तो वो चलना सीखता है, और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो वह स्कूल जाना सीखता है। जब बच्चा 10 साल का होता है तो वह अपने दोस्तों यारों से मिलना जुलना, और जब वह बच्चा किशोरावस्था में होता है तो वह अपने दोस्तों यारों के साथ अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस को प्रेजेंट करने के लिए अपने अनुभव को कराता है। दोस्तों, वह अपने दोस्तों जो सहयोगी संबंधी होते हैं, जो उसके समकक्षी होते हैं, उनसे वह रिलेशनशिप बनाता है, अच्छी फ्रेंडशिप करता है। दोस्तों, यह प्रोसेस क्या कहलाता है। दोस्तों, आपका अधिगम में परिवर्तन के समय के अनुसार होता है। दोस्तों,
अधिगम विकास है दोस्तों। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास एक समय के अनुसार जीवन भर भी विकास को भी हम डिफाइन करते हैं। विकास भी जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है दोस्तों। तो अधिगम विकास है, अर्थात अधिगम जो है विकास का एक पार्ट है जो कि जीवन पर्यंत समय के अनुसार चलता रहता है। अधिगम अनुकूलन है दोस्तों। अधिगम अनुकूलन अर्थात अधिगम में अनुकूलता होती है। हम जिस परिवेश में जाते हैं उसके अनुसार, जैसे हमें हिंदी, हम मातृभाषा हमारी हिंदी है, मातृभाषा हमारी मराठी है, मातृभाषा हमारी उर्दू है, मातृभाषा अगर हमारी अंग्रेजी है तो हम अधिगम उसके अनुसार सीखेंगे दोस्तों। अगर मातृभाषा में हम बोलना आसानी से सीख जाएंगे, लेकिन अगर हम इंग्लिश से, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है, मैं इंग्लिश सीखना चाहूँगा दोस्तों तो मैं समय के अनुसार सीख लूँगा, लेकिन उसे मुझे मातृभाषा जितनी आसानी से मैंने सीख ली है उसके कंपैरिजन में मुझे इंग्लिश या फिर उर्दू या फिर आपकी मराठी या पंजाबी, इन भाषाओं को सीखने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट करना पड़ेगा दोस्तों। यही अधिगम अनुकूलता है। अब उन परिस्थितियों में जाते हैं, अगर मैं पंजाब में रहना चाहता हूं तो मुझे पंजाबी सीख लेनी चाहिए, और क्योंकि मैं वहां पे अपना जीवन सुगम रूप से चला सकूंगा दोस्तों। ये बात कहते हैं। हम आगे चलते हैं। मैं हरियाणा में रहना चाहता हूँ तो मुझे हिंदी की अच्छी पकड़ होनी चाहिए दोस्तों। चलिए हम आगे चलते हैं। मैं आगे अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम मतलब कि हर जगह यूनिवर्सल है दोस्तों। अधिगम कोई भी कर सकता है। अधिगम समय के अनुसार हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो उसमें हम अधिगम करते हैं। अधिगम समय के साथ हमें परिवर्तन, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाता है दोस्तों। अधिगम विवेकपूर्ण है दोस्तों। अधिगम विवेकपूर्ण है। हमें किस परिस्थिति में कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए, यह हमें दिमाग में से सोचना चाहिए। तो अर्थात हमें कौन से अधिगम को किस समय करना चाहिए, ये हमें, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं अधिगम विवेकपूर्ण है। अधिगम उसी समय करना चाहिए, जैसे कि मैं अब आपके सबको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बोलना चाहिए, यहाँ पे चुप नहीं रहना चाहिए, यहाँ पे मुझे अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। आप अगर लिसनर हैं तो आप अधिगम अगर कर रहे हैं तो इस समय मेरी बात को ध्यान से सुनना चाहिए दोस्तों, और मेरे हर पॉइंट को ध्यान में देना चाहिए। ये क्या कहलाता है दोस्तों? अधिगम विवेकपूर्ण है। अर्थात किस परिस्थिति में किस चीज़ का कैसा व्यवहार करना चाहिए, यही अधिगम कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। हम बात करते हैं अधिगम निरंतर है दोस्तों। मैंने आपको बताया अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जब बालक छोटा होता है तो कोई कागज के समान होता है, वह धीरे धीरे अधिगम को निरंतर सीखता रहता है अपने जीवन के। वह स्कूल जाना सीखता है तो क्लास 1 में वह जोड़ घटाना सीखता है, क्लास 2 में वह मैथ के अगले कैलकुलेशन को सीखता है, अर्थात वह क्लास 1 में प्लस माइनस को सीखता है, तो सेकंड में वह मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन सीखता है दोस्तों, और थर्ड में वह भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, इन नंबरों से परिचित होता है। और आगे चल के वो जिस स्तर में होता है दोस्तों उसके हिसाब से वह निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। क्यों नहीं वो वृद्धावस्था में पहुंच जाए, तो वृद्धावस्था में वृद्ध के हिसाब से वह चीज़ों को सीखता है दोस्तों। आगे चलते हैं। अधिगम खोज करना है दोस्तों। अधिगम खोज करना है। अधिगम अर्थात हम किसी चीज़ को अधिगम नए परिवेश में जाकर के नई चीज़ों को हम उस परिवेश में कैसे ढाल सकते हैं अपने आप को, वहाँ पे हम उस परिस्थितियों में समस्या समाधान जो होती हैं वहाँ पे हमें समस्या होती हैं, उनके हिसाब से हम अधिगम करते हैं और उसको खोज लेते हैं, उसका सलूशन खोज लेते हैं दोस्तों। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है दोस्तों। अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, अर्थात जैसे कि पावलाव साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, थॉर्नडाइक साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ पे अधिगम उन्होंने करवाया, तो वहाँ पे जो उनका जंतु था वह एक सक्रिय पशु के रूप में कार्य किया दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक होता है दोस्तों, अर्थात अधिगम जो है सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होता है दोस्तों। अर्थात व्यक्तिगत रूप से भी आप अधिगम कर सकते हैं, सामूहिक रूप से भी अधिगम कर सकते हैं। जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ाता है, मैं अगर आप पर्टिकुलर देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे व्यक्तिगत अधिगम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सामाजिक अधिगम दे रहा हूँ दोस्तों। अगर आप किसी पर्टिकुलर से अगर ट्यूशन लेते हैं तो वहाँ पे आप जो चीज़ें सीखते हैं वो व्यक्तिगत हो जाती हैं, लेकिन आप जब सामूहिक रूप से कोई चीज़ सीखते हैं तो वह अधिगम क्या हो जाता है? सामाजिक या सामूहिक अधिगम हो जाता है दोस्तों। अधिगम अगर अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अधिगम एक नया कार्य है जी। अधिगम एक नया कार्य है, अर्थात समय के अनुसार हमें नए कार्यों को सीखना चाहिए। आज
आप मनोविज्ञान सीख रहे हैं, इसके पहले आपने मैथ सीखी होगी, इसके पहले आप इंग्लिश सीखी होगी। मनोविज्ञान जब आप टीचिंग लाइन में आए हैं तो आपको अधिगम के लिए अधिगम क्या करना पड़ रहा है, मनोविज्ञान भी उसके भाव को, उसकी परिस्थितियों को समझना पड़ता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अभी आप अधिगम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ करके जब धीरे धीरे अनुभव होगा तो अधिगम आप 4 बार पढ़ेंगे तो आप क्या, आपको अधिगम आने लगेगा, तो आपको अनुभव हो जाएगा कि मुझे अधिगम आने लगेगा। तो धीरे धीरे वो एक एक पॉइंट आप सीख रहे हैं और धीरे धीरे इसको एक संगठन, एक कलेक्शन हो जाएगा कि आपको अधिगम आ जाएगा। अधिगम आ जाएगा तो साइकोलॉजी के कई पार्ट होते हैं, बुद्धि है, व्यक्तित्व है और विकास एवं वृद्धि है। ये सब चीज़ें आप जब सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आप कह देंगे कि मैंने मनोविज्ञान की, बाल मनोविज्ञान की हर चीज़ को सीखा है। तो अर्थात उनका एक कलेक्शन हो जाएगा कि फिर आप सामूहिक रूप से कह देंगे कि मैंने बाल मनोविज्ञान को सीखा है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। बिल्कुल सही, वही बात कि आपने अनुभव किसी कार्य को बार बार किया, किसी कार्य को बार बार किया। थॉर्नडाइक साहब का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, बार बार अनुभव करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं, बार बार अनुभव करते हैं। और वो कहते हैं कि बार बार जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमें धीरे धीरे वो उसका चीज़ का अनुभव होता है। तो हमारी जब स्टार्टिंग में बिल्ली में उन्होंने जब प्रयोग किया तो क्या हुआ, बिल्ली ने शुरू में बहुत गलतियां की, जब बाद में वो अनुभव उसको प्राप्त हुआ तो वह फिर बिना मिस्टेक के दरवाजे को खोल करके या फिर ये पिंजरे को खोल करके बाहर आ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब उसकी हम बिना किसी कार्य को किए, बिना अनुभव के हम किसी कार्य को आसानी से नहीं कर सकते। हम बार बार त्रुटि करेंगे, हमारा एक संगठन हो जाएगा और उस कार्य को हम आसानी से कर पाएंगे। अधिगम वातावरण की उपज है। अधिगम वातावरण की उपज है। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें अपने समाज में अपनी परिस्थितियों के हिसाब से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अधिगम करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको अगर टीचर बनना है तो आपको बाल मनोविज्ञान सीखना पड़ेगा। ये एक लर्नर के लिए एक लर्निंग पॉइंट है दोस्तों कि वातावरण में एक ये चीज़ें अगर आपको वातावरण में रहना है तो वातावरण के अनुसार ढलना पड़ेगा। जैसे आप एक अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छे नेचर के, अच्छी क्वालिटी के गुण मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे और आप अच्छी चीज़ों को सीख करके अपने जीवन में एक अच्छे इंसान बनेंगे। अगर वहाँ पे आप, जैसे कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे आप बैड लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, वहाँ पे अगर आप उनके साथ रहेंगे, उनके एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो उनका असर आप में पड़ेगा दोस्तों। अधिगम विकास है, इसको पॉइंट को मैंने आप सबको समझा दिया है। अधिगम विकास है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं कि अधिगम को कौन कौन से कारक दोस्तों प्रभावित करते हैं। ठीक है, पहला है वातावरण दोस्तों। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे ऊपर नाम वातावरण आता है दोस्तों। वातावरण और आनुवंशिकता दोस्तों। आनुवंशिकता और जैसे कि वातावरण है हमारा कैसा एटमॉस्फेयर, मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अगर अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हम अच्छे इंसान बनेंगे। अगर हम बुरे लोगों की संगति करेंगे तो हम बुरे इंसान बनेंगे। मैंने बताया कि हम चीज़ों को वातावरण के, अपने समाज के हिस्से ही चीज़ें को सीखते हैं। जब बालक जन्म लेता है तो वह कोरे कागज़ के समान होता है, तो उसको एक कागज़ में हमें क्या नैतिकता लिख के, नैतिकता के गुण लिखने हैं या अनैतिकता के गुण लिखने हैं, ये डिपेंड करता है हमारे आसपास मौजूद लोगों पर। अगर हम अच्छी संगति करेंगे तो हम अच्छे गुण लिखेंगे, अपने आप को एक आइडियल इंसान बनाएंगे, एक अच्छे टीचर बनेंगे। और क्योंकि आप अच्छे टीचर बनेंगे, ये मेरी मनोकामनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं और मेरी इच्छा शक्ति है। और आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा आप में इच्छा शक्ति है एक टीचर बनने की, क्योंकि मैं तो केवल आपको लर्निंग करवा सकता हूँ। आपको टीचर अपने एफर्ट से बनना है। तो ये आप एक उस वातावरण में ढल चुके हैं। वातावरण का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आनुवंशिकता, वहाँ पे आनुवंशिकता और वातावरण 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों जो कि बराबर के हिस्सेदार होते हैं। क्योंकि आनुवंशिकता वह गुण होता है जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिले हुए क्वालिटीज, जो उनके गुण होते हैं। वो एक अच्छे वक्ता थे, वो अच्छे, उनके ये अंदर ये हुनर था और वो एक अच्छे सामाजिक रूप में कार्य करते थे। तो जो गुण होते होंगे, उनके अच्छे गुण होते हैं, वो हम लोगों पे अपने आप डेवलप होते हैं। और उसे जैसे ही हम अच्छे वातावरण में जाएंगे, वो गुण हमारे अंदर धीरे धीरे आ जाते हैं दोस्तों। परिपक्वता, बिल्कुल सही दोस्तों। अनुभव, परिपक्वता हमारे अधिगम को प्रभावित करती है दोस्तों। हम किसी चीज़ को बार बार सीखते हैं।
बार बार सीखते हैं, हम धीरे धीरे उसमें परिपक्व हो जाते हैं। तो हम आज जैसे कि मैं बाल मनोविज्ञान को मैंने पढ़ाई की है, मैंने बीएड किया, एमएड किया और फिलहाल पीएचडी कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं बाल मनोविज्ञान पे काफ़ी डीप स्टडी की, तो मैं इस काबिल बन सका कि मैं अपने जो छात्र हैं, अपने भाई बंधु हैं, उनको बाल मनोविज्ञान का एक बेसिक ज्ञान दे सकता हूं, मैं इस योग्य हो सका दोस्तों। तो इस हिसाब से मेरे अंदर बाल मनोविज्ञान की कुछ परिपक्वता, बाल मनोविज्ञान से संबंधित कुछ परिपक्वता आई और मैं बाल मनोविज्ञान को आसानी से लर्न कर सकता हूं, आसानी से सिखा सकता हूं दोस्तों। लोगों को सिखाने में मैं रुचिकर हूं कि बाल मनोविज्ञान क्या है, बाल मनोविज्ञान बताने में मैं एक परिपक्व अध्यापक बन चुका हूं दोस्तों। और बनने की कुछ जो कमियां हैं वो आपके प्यार और स्नेह से बनने में सुचारू रूप से अग्रसर हूं दोस्तों। आगे चलते हैं, बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। बिल्कुल दोस्तों, अधिगम में बालकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसका असर पड़ता है। जब अगर बालक स्वस्थ होगा, सही में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसका कथन है दोस्तों? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। हमारे अरस्तु साहब कहते हैं अगर बालक स्वस्थ है तो वह अपनी जो स्वस्थ चीज़ें होंगी, जो अच्छी चीज़ें होंगी, वह उन्हें आराम से सीख लेगा दोस्तों। इसी हमारे सीखने में हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रयोग वो होता है दोस्तों। हम बात करते हैं दोस्तों विषय वस्तु की। अगर विषय वस्तु का स्वरूप जो होगा, अगर मैं कहता हूँ विषय वस्तु का स्वरूप जो है, अगर बालक क्लास 1 का है और मैं उसे क्लास 3 की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ तो विषय वस्तु उसके स्वरूप नहीं है दोस्तों। अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं और आपने बीटीसी बीएड नहीं किया हुआ है तो मैं आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ाऊँगा, आप समझेंगे, लेकिन आपने वो ट्रेनिंग पीरियड नहीं बिताया दोस्तों, तो आपको वो सब्जेक्ट क्या लगेगा दोस्तों? बोरिंग लगेगा। तो इसलिए विषय वस्तु का भी स्वरूप मायने रखता है। अगर कोई बच्चा मैथ का है तो उसको मैथ रुचिकर लगेगी, अगर कोई बच्चा साइंस का है तो साइंस रुचिकर लगेगी, और कोई बच्चा सोशल साइंस का है तो उसे अगर मैथ पढ़ाएंगे, कोई बच्चा हिंदी का उसे हम इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वह उसके विषय स्वरूप के हिसाब से नहीं होगा और वह उसको आसानी से अधिगम नहीं कर पाएगा दोस्तों। सीखने का समय और थकान, बिल्कुल दोस्तों, अगर मैं यही लेक्चर आपको 3 घंटे का कर दूं तो दोस्तों यहाँ पे सीखने और क्या होगा, सीखने में प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए सीखने में समय और थकान का असर पड़ता है दोस्तों। समय के अनुसार जैसे हम चीज़ों को सीखते हैं तो वहाँ पे थकान और समय मायने रखता है दोस्तों। प्रेरणा दोस्तों, मोटिवेशन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। हम किसी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेशन क्यों सीखते हैं? आप बाल मनोविज्ञान क्यों सीख रहे हैं? आप एक अच्छे अधिगमकर्ता हो सकते हैं बाल मनोविज्ञान के, ये आपके मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं बाल मनोविज्ञान के, ये आप पे डिपेंड करता है, ये आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है। आज आप बाल मनोविज्ञान का टॉपिक अधिगम सीख रहे हैं, आप बाल मनोविज्ञान सीख रहे हैं, आप गणित सीख रहे हैं, इनमें एक्सपर्ट बन रहे हैं, क्योंकि आपको एक अच्छा टीचर बनना है, एक भारत के भविष्य निर्माणकर्ता बनना है, आप एक आदर्श टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए ये आप चीज़ें सीख रहे हैं। इसके प्रति आपका एक मोटिवेशन है, आपकी मुझे अध्यापक बनना है, आपका एक एम है, इसलिए आप क्या सीख रहे हैं दोस्तों? बाल मनोविज्ञान सीख रहे हैं, गणित सीख रहे हैं, संस्कृत सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें आप सीख रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, सीखने की इच्छा दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा क्या है। मैं आपको अगर इस समय कहूँ नहीं बाल मनोविज्ञान नहीं, आप प्राइमरी के लिए बाल मनोविज्ञान मत सीखिए, आप अपर प्राइमरी के लिए बाल मनोविज्ञान मत सीखिए, आपको मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ, आपका बाल मनोविज्ञान रहने दीजिए, आपको मैं अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ, आपके पेपर में अर्थशास्त्र नहीं पूछा जाएगा, आप अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स या फिर नागरिक शास्त्र जो आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा वो चीज़ अगर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और तो आपकी सीखने की इच्छा नहीं है, आप उस चीज़ को नहीं सीखेंगे दोस्तों। ये डिपेंड करता है आप पे कि आपको क्या सीखना है, आपकी आवश्यकता, आप अपने लक्ष्य के हिसाब से चीज़ों को सीखते हैं दोस्तों। चलिए बिना आगे के पॉइंट को लेते हैं दोस्तों। अध्यापक व सीखने की प्रक्रिया, सीखने की विधि दोस्तों, कैसा अध्यापक है, वह कैसे एक्सप्लेन कर पा रहा है आपकी चीज़ों को, आप उसमें रुचि ले रहे हैं, आप उनके समझाई हुई चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ये डिपेंड करता है सीखने की प्रक्रिया पे। और किस मेथड से वो आपको समझा रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि वो आपको
प्रयोगात्मक विषय सिखाए हैं या फिर व्याख्यान से विषय सिखाए हैं या फिर आपके करके सीखने के विधि से सिखाए हैं या फिर आगमन निगमन किस विधि का प्रयोग करके वो आपको लर्निंग करवा रहे हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों अध्यापक और उसके सिखाने की प्रक्रिया पे। दोस्तों आगे चलते हैं। संपूर्ण परिस्थिति दोस्तों, आप जहाँ पे अध्ययन करने जा रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, अनुकूल हैं नहीं हैं, आप उसमें एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों, ये डिपेंड करता है उन वातावरण में, आपके आनुवंशिक गुणों में दोस्तों, और आपके समायोजन की जो आपके एडजस्टमेंट की पावर है उस पर डिपेंड करता है दोस्तों। आप उन सभी परिस्थितियों पे फोकस करना होता है दोस्तों, जिसके आकार आप सीख पाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आपको थॉर्नडाइक साहब के जो सिद्धांत हैं उससे रूबरू करवाऊँगा और जो मेरे चैप्टर हैं बाल विकास के बाद उन चैप्टरों की मैं लेक्चर सीरीज जल्दी लेकर आप लोगों के बीच प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों, और अपना बेस्ट एफर्ट देकर के आपको हर चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर दोस्तों मेरे से कुछ गलतियां होती हैं उनको आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और आपको अपना 100% देने की कोशिश करूंगा। 100% में आपको आपके एग्ज़ाम को बीट करने की पावर को जनरेट करने में आपका पूरा सहयोग करूँगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आपके से विदा लूँगा दोस्तों। गुरु जीवन के साथ आपका समय बीता, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूं।